जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग क्या करेंगे कि डेली जीके जीएस का ये जो सेट नंबर है 6 है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट देखेंगे। इससे पहले हम 5 को सेट हम लोग देख चुके हैं और ये खान सर के द्वारा जो सेट चल रहा है काफ़ी अच्छा सेट रहता है। इसमें से 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो यही 50 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कम्प्लीटली देखने वाले थे। चलिए बिना समय को गवाए हुए आते हैं हम लोग चैनल क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन पहला नंबर ये कहता है कि लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पे पाया जाता है, कौन से राज्य में? तो आपको तमिलनाडु में रहता है, जबकि लिग्नाइट कोयला को आपको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, जबकि बिटुमिनस कोयला को घरौली कोयला के नाम से जानते हैं। साथ साथ बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला भी कहा जाता है। और ये चीज़ याद रखना, जबकि सबसे अच्छा कोयला आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है और सबसे खराब कोयला आपका पीट कोयला होता है, और ये कोयला अवसादी चट्टानों में आपके पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको कोयला से संबंधित याद रखना होगा, जबकि कोयला में उसमें कार्बन के प्रतिशत के आधार पर उसका निर्धारण होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल में भारत से क्या है कि आपको बड़ा नहीं है, तो याद रखना है कि इसमें कनाडा नहीं है। बात यहाँ पे हम जानते हैं कि रूस 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे आपका है थी कनाडा हो गया, 3 नंबर पे आपका चाइना, 4 नंबर पे अमेरिका, 5वां नंबर पे ब्राजील है, 6 नंबर पे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और 7 नंबर पे भारत है, 8वां नंबर पे अर्जेंटीना है। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर हमने बता दिया। चूंकि यह फ्रांस देख रहे हैं तो फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन है, वही अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर 2024 को आने वाले हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन का मिलान चिन्ह करना है, तो देख लेते हैं मिलान चिन्ह। जैसे रुद्रप्रयाग में तो याद रखना है कि जो अलकनंदा जो है कि मंदाकिनी जो है आपस में मिलती है, वह रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। तो इसका ए का 2 यहाँ से भी ऑप्शंस में आपका पकड़ा जा रहा है कि इसका बी नंबर होगा। उसी तरह से नंद प्रयाग यानी कि नंद प्रयाग में आकर विष्णु गंगा और धौले, यहाँ पे मंदाकिनी नहीं बल्कि अलकनंदा कर लीजिएगा, ठीक है। आपको अलकनंदा होगा, यानी कि गायत्री विष्णु गंगा और अलकनंदा आपस में मिलकर नंद प्रयाग में मिलती है। उसी तरह से कर्ण प्रयाग, तो वह कर्ण प्रयाग हो गया। कर्ण प्रयाग आपको अलकनंदा और पिंडार नदी, क्योंकि कान ऐसे याद रखिए, कान में हम लोग पिंड पहनते हैं, तो कर्ण अलकनंदा और जो ये पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है, जबकि देव प्रयाग में आपको भागीरथी और अलकनंदा नदी आके मिलती है। तो इस तरह से आप इसको मिलान चीज में देख लीजिएगा। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सन 2008 ईस्वी में किसने उच्चतम मानव विकास सूचकांक रही थी। हालांकि यह बहुत अब ओल्ड, एक तरह से करंट तो नहीं देखा जाएगा, काफ़ी ओल्ड है। चलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो याद रखिएगा शुष्क आपका पूछ रहा है तो जोधपुर राजस्थान में। यही होता है कि जब बैरोमीटर का अचानक से पाठ्यांक ऊपर उठता है तो आपका मौसम कैसा हो जाता है, शुष्क हो जाता है, जबकि धीरे धीरे उठता है तो मौसम साफ रहता है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन करते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत सागर का जलाशय कहाँ पे स्थित है। तो आपको उत्तर प्रदेश में है, याद रखा होगा, यह नदी पे है और खास तौर से यहाँ पे गोविंद बल्लभ है। जबकि एक आपको मिलेगा गोविंद सागर झील, जो कि क्या है, कृत्रिम झील है, आपको वह पंजाब में है। 7वां नंबर है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कर्नाटक या ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से आपको निकलती है कावेरी नदी। जबकि ये सह्याद्री पर्वत आप देख रहे हैं कि पहाड़ी, यह पश्चिमी घाट का है, पश्चिमी घाट का आपका ये सह्याद्री पर्वत है, जो कि इसमें 16 डिग्री क्या करता है, अक्षांश 2 भाग में बांट देती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। जो 16 डिग्री की उत्तरी, ये जो उत्तरी सह्याद्री का ऊंचा चोटी कालसूबाई है और दूसरा महाबलेश्वर है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का ऊंचा चोटी आपको मिलेगा कुद्रेमुख है, जो कि कर्नाटक वगैरह में पड़ता है। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि अमरकंटक, तो अमरकंटक से या 3 नदियां निकलती है। पश्चिम की ओर आपको नर्मदा निकलती है, उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है, दक्षिण की ओर आपको महानदी निकलती है। 3 नदियों से यहाँ से निकलती है। चलिए भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। तो आपको यह सुस्मोलॉजी कहलाता है। लॉजी मतलब यह अध्ययन है, जबकि उसके भूकंप की माप हम सिस्मोग्राफ से कहते हैं। जबकि कितना तीव्रता के साथ आया था तो रिएक्टर स्केल से मापते हैं। रिएक्टर स्केल होता है, मार्केली स्केल होता है, रॉसी फेरल स्केल, ये सब सारी होती है। और इसमें से भूकंपीय तरंग जो होती है तो वह प्राइमरी, सेकेंडरी और एक एल तरंग होती है। प्राइमरी तरंगी का वेग सबसे अधिक होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सेकेंडरी का 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, लव तरंगों का 102 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक ये होता है, सबसे कम खतरनाक आपका ये प्राइमरी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा भूकंप का। हालांकि भूकंप जहाँ से मतलब उत्पन्न होती है तो उसको मतलब क्या कहा जाता है, उसको फोकस कहा जाता है। जहाँ पे सबसे पहले वह पृष्ठ पर पहुँच जाती है उसको मतलब तो याद रखना होगा, उसको क्या कहा जाता है, उसको ईपी सेंटर कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भी मिलान करना है कि यानी कि ग्रीन मतलब विट्रोल के नाम से किसको जाना जाता है, यानी कि इसको हरा कशिश कहा जाता है। तो हरा कशिश में आप जानते हैं कि फेरस सल्फेट होता है, यानी कि ए का 2 नंबर। तो इसमें से अगर देख लिया जाए तो ए का 2 यहाँ से, तो ये और ये तो रहा नहीं, तो बस ये वाला ए या तो सी होगा। तो ग्रीन मतलब ये विट्रियोल आयरन सल्फेट को कहा जाता है। जिप्सम यानी कि वह कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है। ये रहा कैल्शियम सल्फेट और 2H2 हो जाता है, यानी कैल्शियम सल्फेट 2H2, यानी कि 2 गो जल रहेगा, हाफ जल हो
जाता है तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है, यानी कि POP हो जाता है, यानी कि बी का 3 तो ये दोनों में भी है। उसका हाइपो, हाइपो इसको कहा जाता है, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है, यानी कि इसका ए नंबर आंसर होगा। और डी का 4 यानी कि लिथार्ज, यानी कि सीसा के ऑक्साइड को, यानी कि PbO को क्या कहा जाता है, लिथार्ज कहा जाता है। जबकि पर्ल एस को किसको कहा जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 9 का। तो 9 का आप याद रखिएगा, 9 का आपका कौन सा है, तो ए नंबर इसका आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि किसी वस्तु का माप का वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है क्या कर रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को निम्नलिखित में सम्मुख उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाए। तो वास्तविक प्रतिबिंब याद रखें वक्रता केंद्र पे चूंकि रख रहा है, तो याद रखें उत्तल दर्पण में तो सभी के सभी जानते हैं कि काल्पनिक ही बनता है, समतल दर्पण में भी काल्पनिक होते हैं, यानी कि अवतल दर्पण ही है जहाँ के वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। क्योंकि ये आपका अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में सभी स्थितियां में आपका जब तक फोकस से तक ले रहता है तो वैसी स्थिति में फोकस तक रहता है तो सभी के सभी वास्तविक बनती है। जैसे ही फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं यहाँ पे, तो यह काल्पनिक बना देता है, दर्पण के पीछे बनाता है, आवर्धित बनाता है, बड़ा बनाता है। और यही हजामती दर्पण में इसी स्थिति का प्रयोग किया जाता है। जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लीवर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, याद रखना है उसका फलक्रम जो है कि स्थान पर स्थिर रहता है। बाकी सब चलिए, एक सही सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए क्या कारण है, मतलब अधिक होने के लिए क्या क्या स्थितियां चाहिए थी, याद रखिएगा उसका अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अन्यत्र की फोकस दूरी जो होती है ये दोनों की दोनों कम होनी चाहिए, तो उसकी क्या होगा कि आवर्धन क्षमता अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण पे आपतित किरणें वक्रता केंद्र से तो याद रखिए उसके पूर्व पथ से लौट जाएगी, तो वही कि आपतित किरणें जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह परावर्तित होकर अपने पथ से ही लौट जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। उसी तरह से जैसे किरणें जब अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो वह कहाँ से होकर लौटती है, तो याद रखिएगा फोकस से होकर गुजरती है। उसी तरह से अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो आपको प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरती है। जबकि वक्रता केंद्र सी पर रहती है तो वह सी पर ही यानी कि लौट जाती है। तो यही 3 आपको स्थितियाँ होती है। उसी तरह से अगर इसमें से देखिएगा कि अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में जब यहाँ ये हो गया आपका फोकस हो गया और ये आपका सी हो गया, तो जब वस्तु को अनंत पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। उसी तरह से अगर अनंत और सी के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। जबकि वही मतलब अगर वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो अनंत और सी के बीच में बनता है। जब यही फोकस पे रखते हैं तो अनंत पे बनता है और वस्तु से बड़ा होता है। लेकिन जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो यह दर्पण के पीछे बनता है, आवर्धित और वस्तु से बड़ा साइज का बनता है, जो हजामती दर्पण में इसका प्रयोग करते थे। यही चीज ये भी आपको याद रखना होगा इसे। चलिए, पोटेशियम क्लोराइड को कह रहा है क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होती है, तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे हमें निकलती है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बंधुत्व का निम्न से के क्रम है सजाना है, यानी कि उसको घटते क्रम में। तो सबसे अधिक, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात है तो इसीलिए याद रखिएगा यहाँ पे सबसे पहले में आप कहा जाता है कि सबसे अधिक है तो क्लोरीन की हो जाती है। उसके बाद आपका फ्लोरीन का होता है, तब ब्रोमीन का और तब आयोडीन का होता है। यानी कि ऐसे तो अगर देखा जाता है ये फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो इस पर क्रियाशीलता क्या होती है कि मतलब ये सबसे ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटते जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे, जबकि सबसे अधिक क्रियाशीलता की अगर बात करता है यही ये मतलब तो आपका फ्लोरीन हो जाता है, तब उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन है, तब ये आयोडीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात है बंधुत्व का, तो बंधुत्व में ये आपका 1 नंबर पे आपका कौन सा हो जाता है, तो ये क्लोरीन हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। उसी तरह से ये परमाणु का चूंकि आकार में जो होती है, परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है कि घटती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। उसी तरह से परमाणु का जो त्रिज्या होती है बाएं से दाएं जाने पर घटती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। उसी तरह से परमाणु पर विद्युत आवेश होता है वो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है आपको घटता है। उसी तरह से क्रियाशीलता बाएं से दाएं जाने पर घटती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है कि बढ़ती है। और एगो चीज होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मतलब अथी विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है आपको मतलब ये अथी बाएं से जब दाएं की तरफ जाती है तो धीरे धीरे घटती है, फिर उसके बाद में बढ़ती है, उसके बाद बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। ये सब भी आपको याद रखना होगा उससे पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए। चलिए, क्षारीय मृदा धातु तत्व इनमें से कौन सा है, तो याद रखो ऑप्शन बी यानी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये BCl है। क्योंकि पहले वाले वर्ग को क्षार धातु कहा जाता है और दूसरे वाला वर्ग में के इसको क्या कहा जाता है, क्षार मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। तो आप पहिलका वाला में आप जानते हैं कि है हेलिना रब से करे फरियाद, ये हेलिना रब से करियाब। और दूसरा वाला में आपका क्या है कि बेटा मांग कार
स्कूटर राजी। तो ये वाला इसमें क्या है, तो आप देख रहे हैं कि कैल्शियम है और स्टेंशियम भी है और बी ए भी है। तो ये आपका 16 का आपका हो जाएगा ये बी नंबर आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 17 नंबर का आता है कि चारों पदार्थों में से 3 भिन्न भिन्न अवस्था वाले मतलब नाम का ठोस, द्रव और गैस में अस्तित्व में हो सकता है, उनकी संपीड़ितता पर क्या होती है। तो याद रखिएगा, गैस को सबसे ज़्यादा हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है। उससे कम द्रव और गैस में संपीड़न की क्षमता नगण्य होती है, तो इसमें नगण्य होती है, यानी कि इसका ऑप्शन 17 का आपका ये बी नंबर हो जाएगा। यानी कि ठोस में सबसे कम, उससे ज़्यादा सा द्रव से ज़्यादा गैस में होती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में न्यूटन का कौन सा गति का नियम है। लॉ ऑफ मोशन है, जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस आ जाता है। तो यह क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया हो गया, जबकि न्यूटन के पहला नियम से जरूरतों का नियम का यानी कि मिलता है, साथ साथ बल का मतलब परिभाषा मिलता है। दूसरी का नियम से आपका बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है, और साथ साथ त्वरण की भी आपको प्राप्ति यहाँ पे हो जाती है। और तीसरा ये हो गया, तीसरा संवेग का संरक्षण का नियम, इससे आपको मिल जाता है। तो क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया वाला, तो ये याद रखना होगा। चलिए, बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि मतलब ऐसी क्या है, इसमें से क्या करा है कि सही कथन को पहचानिए। तो बौद्ध धर्म यानी कि भारत में पूंजित पहली मानव प्रतिमा महात्मा बुद्ध की थी, बात सही है, पूजा किया गया पहला इन्हीं का था। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार कैली शैली में मतलब ये गंधार सब मतलब है, हालांकि पहला मैथरा शैली में बनी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में गंधार शैली है, जो कुषाण काल से आपका जुड़ा हुआ है। तीसरा जो है कि गया के बराबर की पहाड़ियों में तराशा गया बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। बौद्ध स्तूपों को नहीं, आजीविकों को रहने के लिए, मतलब आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था। मतलब ये सुदामा विश्व झोपड़ी और ये 4 यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। ये चीज़ याद रखना होगा। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी आपको मिलान चिन्ह के बारे में दिया है। कुषाण और सातवाहन शासकों के नगरों की उत्पत्ति का एक कारण रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार भी था, ये भी सही है। साथ ही साथ कुषाण साम्राज्य के शासक पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगर संबंध से हुए थे, ये सही है। और कुषाण राजाओं ने मार्गों के सुरक्षा का प्रबंधन किया हुआ था, तो ये तीनों के तीनों आपका सही है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब जो आंसर होगा इसका डी नंबर होगा, इसका भी सही है। जबकि कुषाण वंश का आप जानते हैं संस्थापक के रूप में कुजुल कटफिसेस है, सबसे महान शासक के रूप में आपको कनिष्क आता है। कनिष्क ने रेशम मार्ग पे भी अधिकार किया हुआ था, और पेन चौआ जो चाइना का था उससे शासक से हार गया था, इसने पटना पे भी आक्रमण किया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। और इसी के समय में चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में आपका अश्वघोष थे। तो ये आपको यहाँ से, जबकि शुद्ध सोना का सिक्का कनिष्क के समय में ही चला हुआ था। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन से देखें हम लोग मलिक कफूर के बारे में। तो यह गुजरात के खंबात का निवासी था, ये भी सही है। 1297 ईस्वी में नुसरत खान ने गुजरात के दौरान खंबात से 1000 दिनार में इसे खरीद लिया था, इसीलिए 1000 दिनारी कहा जाता है, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अकेले दक्षिण सैन्य अभियान के लिए बनाया था, तो ये सही है। जबकि तीनों के तीनों इसमें से क्या है कि आपको सही यहाँ पर चयन को दर्शाया गया। और याद रखना है कि यहाँ पे जो ये मलिक कफूर था, दक्षिण भारत के लिए इसको भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी इसका अली और गुरसप्पा इसका बचपन का नाम था। इसने 1000 खंबा का महल बनाया था। उसके अलावा अलाई दरवाजा भी इसने बनाया था, सीरी का किला भी बनवाया था। और ये अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के लेकर, पद्मावत जो किताब है वो अलाउद्दीन खिलजी के मतलब जो पद्मावत जो बुक है मलिक मोहम्मद जैसी है, उसके बारे में उसने दर्शाया कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से मतलब पद्मावती को पाने के लिए उसने राजा रतन सिंह से युद्ध किया हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हालांकि उसके समय मूल्य नियंत्रण की प्रणाली सबसे ज़्यादा हुआ था, मतलब थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। चलिए, क्वेश्चन को असत्य कथन को यहाँ पे थी कर रहा था। मुगल काल का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र लाहौर था। लाहौर नहीं बल्कि उस समय कहाँ पर शिक्षा का केंद्र था, तो आपको आगरा था। जबकि जहांगीर के फारसी में अपनी आत्मकथा था तुजुके जहांगीरी है, जिसको हालांकि जहांगीर ने लिखा है, लेकिन इसके पूरा मौतबिंद खान ने किया है। और एक बाबरनामा के तुजुके जो बाबरी है वह बाबर ने लिखा है। 2 ही मुगल शासक है जिसने अपने कथा खुद को लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखना। जहांगीर के काल को मतलब यह चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर को हिंदी काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन कहता है कि बदायूनी के अकबर के धार्मिक नीति की मतलब यह आलोचना की थी। ये भी सही है। तो इसमें से याद रखना है कि 21 का आपका ये नंबर है। बाकी इसके आंसर्स भी देख लीजिए। रज्मनामा महाभारत फारसी अनुवाद का रज्मनामा रामायण और फारसी में अनुवाद किया हुआ था। चलिए, 23 नंबर ये हम लोग का क्वेश्चन से देखते हैं कि अलीवर्दी खान ने इजारेदार व्यवस्था शुरुआत किया था। अलीवर्दी खान ने नहीं किया था, बल्कि मुर्शिद कुली खान ने किया हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। मुर्शिद कुली खान ने औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत ही बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित किया हुआ था। तो याद रखना कि मतलब
क्या करा, ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित किया। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत, नहीं मृत्यु से पहले उसने कर लिया था, तो ये भी आपका कौन सा गलत है और ये भी आपका गलत है। बंगाल में मराठा साम्राज्य की सुरक्षा करने हेतु अलीवर्दी खान ने उसे संधि की हुई थी, ये आपका सही है। तो इसका केवल आंसर क्या हो जाएगा कि 3 हो जाएगा कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पे भी आपको असत्य कथन की पहचान की, यानी बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, ये सही था, क्योंकि शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद का पहला संधि किया हुआ था, जबकि शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद का दूसरा संधि किया गया था, और जबकि मीर कासिम क्या हुआ था, वह भाग गया था, जिसके कारण उसका इलाहाबाद का तीसरा संधि उसी के साथ होने वाला था। साथ ही साथ चलिए, फॉल ऑफ द मैथी मुगल एम्पायर जदुनाथ की सुप्रसिद्ध कृति है, ये भी सही है। फ्रांसीसियों ने एला सापल के संधि द्वारा मद्रास को अंग्रेजों से वापस कर दिया था, ये भी आपका सही है, क्योंकि 1746 से यह 46 से लेकर 48 तक चला हुआ था, और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो एला सापल के संधि के तहत में यह समाप्त हुआ था। जबकि ये पांडुचेरी के फोर्ट लुइस का निर्माण फ्रैंको कैरो ने, पांडुचेरी के फोर्ट लुइस के फ्रैंको कैरो ने किया था। फ्रैंको कैरो नहीं किया हुआ था, बल्कि फ्रांसिस मार्टी ने किया हुआ था। तो इसका आंसर में याद रखिएगा, यही डी होगा, यही आपका क्या है, आपका गलत है, क्योंकि यहाँ गलत पहचान के कोई था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन के संदर्भ में सही कथन के बारे में। चलिए, वहाबी आंदोलन के बारे में कह रहा है कि इसने मुस्लिम, इसमें से क्या कर रहा है, सही उत्तर को पहचान कर रहे हैं, यानी कि मुस्लिम धर्मशास्त्र ने 4 आयथी स्कूलों के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश किया था, ये सही है। और ये प्राकृतिक में पुनरुत्थान और गैर इस्लामिक प्रथाओं को समाप्त करना चाहता था, ये भी सही है। इसने कुरान और हदीस को व्याख्या करते हुए धर्म में व्यक्तिगत विवेक की भूमिका को नकारा नहीं किया था, बल्कि यह स्वीकार किया हुआ था। तो ये आपका क्या है कि गलत है। बाकी आपका ये अगर इसमें से देखेंगे तो इसमें सही पूछ रहा है, तो यानी कि 1 और 2 आपको क्या है कि आपका सही है। 26 नंबर क्वेश्चन रहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटना का कालक्रम यहाँ पे सजाना है, यानी कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन पाकिस्तान में प्रस्ताव पे हुआ था, तो यानी कि यह भी 1940 में ही हुआ था। कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह, यह भी 1940 में ही हुआ था। और स्टफर्ड क्रिप्स मिशन में जो भारत पे आगमन, याद रहे 1942 में आया हुआ था। इसी को लेकर मतलब यह कांग्रेस के द्वारा अनुमानित भारत छोड़ो आंदोलन तो गांधी जी शुरू किए थे, तो 1942 में। तो इसका अगर सीरीज के अनुसार से देखिएगा तो सी नंबर हो जाएगा, इनकी 1 2 3 4 ये कालक्रम के अनुसार है। 26 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए जो लेख जारी करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसके लिए परमादेश कहा जाता है। जबकि किसी चीज को अगर रोकने के लिए होता है तो उसको प्रतिषेध के लिए कहा जाता है। जबकि कोई कार्य गलत कर चुका होता है तो उसके लिए उत्प्रेषण होता है। जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसको मतलब इसको सशरीर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। जबकि अधिकार परीक्षा, यानी कि कोई व्यक्ति मतलब गलत तरीका से कहीं पे रह के कार्य कर रहा होता है तो उसके अधिकार परीक्षा से अथी किया जाता है। तो याद रखने का, सुप्रीम कोर्ट आपको मतलब ये 32 अनुच्छेद के तहत 4-5 तरह का रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट आपको 226 अनुच्छेद के तहत जारी करता है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो यह शासन व्यवस्था के लिए, यानी कि राज्य का वह कौन होगा, राज्य का नीति सिद्धांत हो गया। भाग 4 में है, अनुच्छेद इसका 36 से लेकर आपका 51 तक मिलता है। और यह नीति सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये शासन के लिए है। जबकि मूल कर्तव्य आपको रूस से लिया गया, मूल संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह स्वर्ण समिति के आधार पर यह जोड़ा गया था। जबकि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और यह भाग 3 में है, और आर्टिकल कितना 12 से आपको 35 तक ले मिलेगा। जबकि मूल अधिकार पर आपको निलंबित कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। जबकि प्रतिबंधित आपको कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है। चलिए, तो 28 नंबर से हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद आपको कौन तय करते हैं, तो याद रखना है कि उपराष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति हो, दोनों का कहाँ पे चला जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इसका निरर्थी होता है। इसके अलावा अगर मतलब चूंकि प्रधानमंत्री का हो तो प्रधानमंत्री चूंकि लोकसभा का सदस्य है, तो इसलिए लोग, और या फिर मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री आपका मतलब वो विधानसभा का है। तो ये दोनों का कहाँ पे, हाई कोर्ट में चलता है केस वगैरह। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का यह कहाँ पे जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में। यह आर्टिकल कितना में है, तो आपको याद रखना है 71 में। जबकि आर्टिकल 70 आपका कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद का निर्वहन करेंगे। तो ये 70 में है। 71 में ये आपका दिखा दिए कि ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव वगैरह सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। 72 के तहत राष्ट्रपति का क्षमादान का शक्ति के बारे में दर्शाया गया। बाकी आप इसके बारे में जनवे करते निर्वाचन आयोग है, तो याद रखेगा 324
से 324 से 324 से यह 29 तक ले इसका मतलब 24 से 329 तक ले आर्टिकल इसका चलता है। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 89 में भी है, साथ ही साथ आपको 64 में भी आपको मिलेगा। लोकसभा का अध्यक्ष की बात करेंगे तो लोकसभा का अध्यक्ष आपको 93 में आर्टिकल में दर्शाया गया है। जबकि राष्ट्रपति का आप जानिए रहे हैं कि 52 से शुरू होता है, 52 से लेकर वह 61 तक ले रहता है, मतलब यानी कि पकानिकों का 2 दशम में से। चलिए 29 नंबर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं, संसद के दोनों सदनों के प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, कब बुलाया गया था? संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत बुलाया जाता है। राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, और अध्यक्षता 118 के 4 के तहत करते हैं, याद रखना होगा। तो ये पहली बार किया गया था दहेज उन्मूलन विधेयक से संबंधित, मतलब ये था उस समय किया गया था। और दूसरा बार हुआ था जो हुआ था वह बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित हुआ था। तीसरी बार आपको मतलब जो पोटा था आतंकवादी संबंधित आपको तो पोटा, तो उसके लिए किया गया था। तो ये याद रखना होगा, सबसे पहले दहेज उन्मूलन से संबंधित जब था उस समय किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का आता है, लोकसभा का अध्यक्ष इन स्पीचिंग कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? कि जब वो क्या होता है वोट बराबर थी, मतलब हो जाने पर हो जाता है, टाई होने पर वो अपना करते हैं। तो उसी तरह से अगर लोकसभा का जो है अध्यक्ष वो अपना करते हैं, जबकि राज्यसभा में अगर बराबर हो जाता है तो वह सभापति उसका करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि बराबर होने की स्थिति में निर्णायक अपना वोट का प्रयोग करते हैं। वैसे जब बराबर नहीं होता उस समय इनका वोट नहीं होता, याद रखना है ये चीज़। हालांकि लोकसभा का अध्यक्ष को अध्यक्ष पद के लिए शपथ नहीं दिलाया जाता है, बल्कि यह साधारण रूप में ही शपथ ले चुके होते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो जिस तरह से दोनों तरफ से बंद हो जाता है, आयात और निर्यात बंद हो जाता है, जैसे कि उत्तर कोरिया है, तो यह याद रखना होगा बंद अर्थव्यवस्था। कौन सा भारत में कह रहा है क्वेश्चन में, कौन सा भारत में लगाया जाने वाला संभावित माल और सेवा कर नहीं है? तो याद रखने का माल और इसमें से सेवा कर, सकल और मूल्य कर नहीं है। बाकी ये वैट जो हो गया, उपयोग कर, गंतव्य आधारित कर, यानी कि ये सब आपको अब आप कहाँ पे रख दिया गया है? जीएसटी में रख दिया गया। जबकि जीएसटी आप जानिए रहे आर्टिकल कितना होता है, तो 279 में इसको रखा गया है, 79 का क में रखा गया। जबकि ये आर्टिकल जीएसटी कितना संविधान संशोधन के तहत आया था? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत यह जीएसटी आया था। 102 के तहत राज्य का ओबीसी आया था। 103 के तहत आपको ईडब्ल्यूएस रखा गया था। 104वां संविधान संशोधन के तहत आपको एससी एसटी के लिए 10 साल बढ़ा दिया गया। 2030 तक ले साथ साथ 2 एंग्लो इंडियन का समाप्ति हो गया है। चलिए 34 नंबर कहता है कि राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और अभी वित्त आयोग जानते हैं आर्टिकल कितना आपको 280 के तहत रहता है, केंद्र और राज्य के बीच करों का यह बंटवारा करता है। और जबकि ये जो है योजना आयोग पंचवर्षीय योजना की यह क्या करता है? बनाता है। जबकि आरबीआई क्या करता है? तो यह आपको मतलब यह मौद्रिक नीति जारी करता है, तो मौद्रिक नीति आरबीआई करता है। जबकि राजकोषीय नीति आपको ये वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जबकि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि आपका क्या हो गया? आपको सेबी हो गया। तो यह शेयर बाजार वगैरह कंट्रोल करता है। और सेबी के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? माधवीपुरी बुच है। जबकि आरबीआई के अभी कौन है? शक्तिकांत दास है। योजना आयोग अब क्या हो गया? आपका नीति आयोग बन गया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो जानबे करते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि उपाध्यक्ष में अनंत मतलब इसको सुमन बेरी है। और जबकि सीईओ के रूप में है उसके कौन है? तो अनंत, थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो पा रहा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से सही ढूंढना है। यानी कि प्रोटीन का पाचन मुंह से शुरू होता है, मुंह से नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जबकि प्रोटीन को पाचन करने में आपको याद रखिएगा आपका एक पेप्सिन इंजाइम होते हैं, साथ ही साथ एक ट्रिप्सिन इंजाइम होता है और एक आपका इरेप्सिन इंजाइम होते हैं। 3 इंजाइम मिलकर प्रोटीन को पाचन करता है, इसलिए सबसे लंबा समय इसी का लगता है। इंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन वसा में पाचन में सहायता करते हैं। नहीं, ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो होते हैं दोनों के दोनों ये आपको प्रोटीन को पचाते हैं। यानी कि ये भी आपका गलत, ये भी गलत हो गया। भोजन का वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। हाँ, लाइपेज के द्वारा जो होता है वसा का पाचन होता है, ये आपका सी सही है। स्टार्च अमीनो एसिड से टूट जाता है। नहीं, स्टार्च नहीं बल्कि प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। ये इसका आंसर अगर देखेंगे तो आपका 35 का सी नंबर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए अमीबा का जो होता है वह प्रजनन और बाइनरी विखंडन के द्वारा होता है। मनुष्य क्या होता है? तो जरा यूज में आ जाता है। सरीसृप हो गया, तो सरीसृप आपका अंडा में आता है। और साथ साथ उभयचर आपको क्या आता है? कायांतरण में आ जाता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए 1 का 2, तो इसमें 1 का 2 बस एक ही है ऑप्शन, तो 36 का आपका बी नंबर होगा।
37 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग का, लाइकेन शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी होता है। बात सही है। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेन नीला रंग का होता है जब यह जो वायुमंडल के प्रदूषण का सूचक होता है, और ये लाइकेन जो होता है कि जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे यह सफ़ेद रंग का हो जाता है। जबकि शैवाल घटक को माइक्रोबोडियड नहीं बल्कि इसको फाइकोबियोन्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, जबकि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाती है। यानी कि ये 2 नंबर आपका गलत है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका 1 नंबर सही है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कह रहा है कि अमीनो एसिड, शर्करा और विभिन्न कार्बनिक और कुछ प्रोटीन पदार्थों द्वारा कोशिका में संग्रहित होते हैं, तो किसके द्वारा होता है? तो वैक्यूल्स के द्वारा, यानी कि रिक्तिकाएँ के द्वारा होती है। जबकि गाल्जी बॉडी आपका परिवहन का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, यानी कि यहाँ पे 38 एटीपी का निर्माण होता है, जबकि नाभिक में प्रोटीन होते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि उपकला जो होते हैं ऊतक का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत के लिए यहाँ पे पहचान करना है। तो ये अनेक आता है, यह रक्षा की पहली पंक्ति है जो सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि ये सही है। जबकि पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करती है, तो ये भी आपका सही है। यह स्वाद, ध्वनि, दर्द आदि जैसे संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार होती है, ये भी सही है। यह शरीर और बाहरी वातावरण के बीच का आदान प्रदान को प्रतिबंधित करती है, नहीं प्रतिबंधित नहीं करती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी कि इसका जो ऑप्शन जो डी वाला है जो कि यह गलत है, यही आपका गलत है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस जंतु समूह में 4 मतलब कक्षीय हृदय होता है? तो इसका क्या होगा कि एविस, यानी कि पक्षी वर्ग को कहा जाता है। साथ साथ मनुष्य में भी 4 होता है और मगरमच्छ में भी आपको 4 ही देखने को मिला था। जबकि सरीसृप में आपको कितना होता है? 3 होता है। सरीसृप में आपका 3 होता है, यानी कि 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। और उसी तरह से आपका ये उभयचर हो गया, तो मेढक में भी आपका 3 ही होता है, यानी कि 2 आलिंद और 1 निलय होता है। जबकि मछली में आपका सिर्फ 2 ही चेम्बर्स होते हैं, यानी कि 1 आलिंद होते हैं और 1 निलय होते हैं, और इसमें सभी के शुद्ध खून अशुद्ध ही रहता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए इजराइल, और हाँ यहाँ से एक याद रखिएगा, मनुष्य के हृदय तो 4 चेम्बीय होता है, लेकिन जब इसमें हृदय धड़कता है तो उसमें से लब डब की आवाज़ आती है, जबकि छिद्र होता है तो उसमें से मुरमुर की आवाज़ आती है। जबकि शुद्ध खून किसमें रहता है? तो आपको याद रखना है कि धमनी में, लेकिन पल्मोनरी धमनी या फुसफुस धमनी कहेगा तो उसमें अशुद्ध खून रहता है। जबकि जो शुद्ध खून होता है, अशुद्ध खून होता है जिसमें CO2 की मात्रा होती है, तो वह आपको सीरा में रहता है, या तो उसको पल्मोनरी, अब आपको बोलेगा पल्मोनरी सीरा या मतलब अथी या फुसफुस सीरा, उसमें कौन सा खून रहता है? तो उसमें शुद्ध होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन युक्त आपको होता है। पेसमेकर वगैरह आपको दाहिने आलिंद में लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन कहता है 41 नंबर की, इजराइल और हमास युद्ध के बीच में दिसंबर 23 में भारत और किस देश के बीच एम्बेसी के बाहर मतलब विस्फोट हुआ है? तो याद रखना कहाँ पे? इजराइल में। इजराइल के मतलब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल ने जो हमास पे जो मतलब युद्ध किया था उसके लिए मतलब क्या रखा गया था? तो ऑपरेशन आयरन स्वाड रखा हुआ था। जबकि हमास ने जब इजराइल पे आक्रमण किया था तो इसने अपने अल अक्सा फ्लड अपना कोड नाम दिया हुआ था। जबकि इजराइल से भारतीय व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो प्रमोद अग्रवाल को किया गया। 43 है कि फोर्ब्स की वर्ल्ड मतलब हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स के सूची में कौन शीर्ष स्थान पे है? तो ईगा स्वीटेक है। जबकि ये देख रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो या सऊदी अरब के अल नासर को इन्होंने ज्वाइन कर लिया 200 मतलब ये क्या करने वाले हैं? अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले हो गए हैं खिलाड़ी। 44 नंबर क्वेश्चन का है डेजर्ट साइक्लोन, मतलब डेजर्ट साइक्लोन जो होता है वह भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है सैन्य अभ्यास? तो याद रखना है कि भारत और UAE के बीच में होता है। जबकि फ्रांस के साथ में देखिएगा तो फ्रांस के साथ में आपका वरुण अभ्यास भी होता है, और उसके अलावा शक्ति भी अभ्यास होता है। अमेरिका के साथ में आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र भी होता है, युद्ध अभ्यास होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत GPT विकास के लिए संयुक्त परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो IIT बॉम्बे और ये रिलायंस जियो के साथ में शुरू किया गया, और इसका नाम रखा जाएगा भारत GPT। 24 में ब्रिक्स का अध्यक्षता संभाली है, किसने संभाली है? तो हालांकि अब इस साल 23 में हुआ था, या साउथ अफ्रीका ने इसका किया हुआ था, अगला बार ब्राज़ील का था, ब्राज़ील ने इनकार कर दिया, इसलिए अब आपको कौन सा करेगा? तो रूस करने जा रहा है। 2024 में ब्रिक्स में मतलब ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर के आपको कितना हो गया? तो टोटल अब 10 हो चुका है। कई ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित के एक नए कानून का विरोध किया है, तो यह भारतीय न्याय संहिता यह धारा 106 के तहत यह आ रहा है।
49 नंबर का होता है कि गृह मंत्रालय संसद भवन परिसर की सुरक्षा के जिम्मा आप किस फोर्स को सौंप दिया है, तो आपको CISF का सौंप दिया गया है, CISF को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दिया है, तो याद रखना है ये बिहार का है और यह दीघा से आपका सोनपुर के पुल के लेकर यह किया गया है। तो इस तरह से हमने 6 नंबर आपको सेट कंप्लीट हमने 50 क्वेश्चंस का देख लिए हैं। तो इसी तरह से आगे का सेट देखने के लिए हमारे चैनल से प्लीज़ बने रहे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।